मित्रों, आप सब जानते हैं कि समय के साथ बहुत सारी यादें धीरे धीरे धुंधली होती जाती हैं। घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो याद रहती हैं, लेकिन उनके पीछे कई ऐसे प्रसंग होते हैं, कई ऐसे संदर्भ होते हैं जो कि वह पीछे छूट जाते हैं। ऐसे में एक अच्छी बायोग्राफी हमें उन स्मृतियों को फिर से जीने और उन प्रसंगों को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देती हैं। और जब बायोग्राफी वेंकैया जी जैसे व्यक्ति की हो, जिन्होंने कई दशकों तक भारत की राजनीति को करीब से देखा है, केवल करीब से देखा ही नहीं है बल्कि भारत की राजनीति को प्रभावित किया है, तब वह बायोग्राफी मैं मानता हूं कि एक हिस्टोरिकल अकाउंट बन जाती है। साथियों, आचार्य लक्ष्मी प्रसाद जी द्वारा लिखी गई, लेकिन इनके नाम के पहले यार्लगड्डा, यह बोलने में मुझे कठिनाई हो रही थी तो मैंने कहा कि आचार्य यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद जी द्वारा लिखी गई यह बायोग्राफी मैं मानता हूं कि केवल यह घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है, बल्कि यह वेंकैया जी के व्यक्तित्व और उनका जो जीवन का संघर्ष रहा है और उनकी संवेदनशीलता और जनहित के प्रति उनका जो कमिटमेंट रहा है, उसको सामने लाने का आचार्य जी ने बहुत ही सार्थक प्रयास किया है। इसके लिए मैं आचार्य जी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, वेंकैया जी की यह बायोग्राफी मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि लोगों को इंस्पायर करेगी और विशेष रूप से नौजवानों के मन में यह भावना मजबूत करेगी कि जीवन में यदि कामयाबी हासिल करनी है तो जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए केवल पद प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता यह बहुत ही आवश्यक होती है। और मैंने देखा है जिस पार्टी से आपका रिश्ता रहा है, भारतीय जनता पार्टी, उसकी आइडियोलॉजी के प्रति आदरणीय वेंकैया जी का कमिटमेंट, उसके प्रति समर्पण जो मुझे देखने को मिला है, वो मैं कह सकता हूं कि वह अपने में बेमिसाल है। बराबर उन्होंने अपने हित को अपने हित से ऊपर देश हित को ही रखा है। नेशन फर्स्ट और सेल्फ लास्ट, यह बराबर वो बोलते रहे हैं। नेशन फर्स्ट और सेल्फ लास्ट का यह जो भाव है, यह मानता हूं कि वेंकैया जी की लिविंग एग्जाम्पल, यानी एक उनके जीवन का बहुत ही जीवंत उदाहरण है। और इस पुस्तक के लेखक आचार्य प्रसाद जी की साहित्यिक यात्रा मैं समझता हूं कि बहुत ही समृद्ध है। और जब बोल रहे थे तभी मैंने देखा कि हिंदी के ऊपर उनका कितना जबरदस्त कमांड है। वे हिंदी, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वे तेलुगु के तो विद्वान हैं ही, वो हिंदी के भी एक विद्वान हैं। और प्रसाद जी की विद्वत्ता, उनकी सहज भाषा और साहित्यिक दृष्टि मैं समझता हूं कि इस पुस्तक को और भी रोचक बना देती है। मैं उन्हें इस प्रयास के लिए अपनी तरफ से आचार्य जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और वे इस बात को साबित करते हैं कि हिंदी भाषा उत्तर और दक्षिण दोनों को जोड़ने का काम बखूबी कर सकती है। यह बात आचार्य जी को सुनने के बाद मैं कह सकता हूं। साथियों, मुझे पार्टी में संगठन से लेकर सरकार तक आदरणीय वेंकैया जी के साथ काम करने का लंबे समय तक अवसर मिला है। साथ काम करते हुए स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं रिश्ते बनते हैं, कभी कभी वो रिश्ते बहुत ही गहरे हो जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसा अनुभव किया है, कुछ व्यक्तित्व तो ऐसे होते हैं जिनका व्यवहार, जिनकी सहजता, जिनकी आत्मीयता उन रिश्तों को एक अलग गहराई देती है। और वेंकैया जी के व्यक्तित्व के बारे में यदि मैं विचार करता हूं इन सब सारी कसौटियों पर कसने के बाद, तो मैं कह सकता हूं कि उनका व्यक्तित्व ऐसा ही है। इसलिए वेंकैया जी से मेरा संबंध केवल राजनीतिक ही नहीं रहा है, बल्कि हमेशा बहुत ही भावनात्मक और एक आत्मीयता का भी रिश्ता रहा है। कभी कभी मैंने इनको कष्ट भी दिया है, लेकिन उसकी यहां चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी कष्ट देने के बावजूद भी जिस प्रकार का स्नेह वेंकैया जी के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं आज कह सकता हूं सार्वजनिक रूप से कि वेंकैया जी का मन बहुत बड़ा है।
आदरणीय वेंकैया जी हमारे सीनियर हैं, लेकिन उनके और मेरे सार्वजनिक जीवन में कई समानताएं भी रही हैं। हम दोनों लोगों ने छात्र राजनीति से अपना सार्वजनिक जीवन प्रारंभ किया और हम दोनों लोगों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर काम करने का अवसर भी समाज के लिए प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इन्होंने भी प्रेरणा प्राप्त की है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैंने भी प्रेरणा प्राप्त की है और गौरव के साथ मात्र कुछ नहीं है कि मूलतः मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक हम दोनों लोगों को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर मिला है। इमरजेंसी के दौरान हम दोनों लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल गए हैं और 2014 के बाद हम दोनों लोगों ने कैबिनेट में भी साथ काम करने का भी हम लोगों को अवसर मिला है। मैंने उनके साथ काम करते हुए उनके एक बार जब वह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उसके बाद जब मैं लौटा था तो जो हमारे आदरणीय वेंकैया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने मुझे अपना महामंत्री बनाया था और लगभग 1/4 भारत का प्रभारी भी मुझे बना दिया था। और मैंने उनके साथ काम करते हुए उनके व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखा है और उनके जीवन को साथियों मैंने बहुत ही करीब से देखा है। वेंकैया जी के जीवन में देशभक्ति और जन सेवा दोनों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता मुझे देखने को मिली है और लोकतांत्रिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक मूल्य, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रति उनका कमिटमेंट मैं कह सकता हूं अनपैरेलल है। साथियों, वेंकैया जी का जीवन यात्रा एक साधारण किसान परिवार और एक छोटे से गांव से प्रारंभ हुई। इनके गांव भी जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। विद्यार्थी जीवन से ही उनमें राष्ट्र और समाज के लिए कुछ करने की एक ललक थी। छात्र राजनीति से शुरू हुई उनकी राजनीतिक यात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्र सरकार में मंत्री और फिर देश के उपराष्ट्रपति तक वो पहुंचे। हर भूमिका उनके लिए नई रिस्पांसिबिलिटी और चैलेंजेस लेकर आई, यह मैं कह सकता हूं। लेकिन उनकी सहजता और सादगी में कभी भी कमी हमको देखने को नहीं मिली है, वह सदैव कायम रही है और हम सभी ने उनकी कार्यशैली और व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखा है। जब आदरणीय वेंकैया जी पहली बार एमएलए बने और आंध्र प्रदेश विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने बहुत ही मुखरता से सदन के भीतर समाज के वंचित वर्ग, समाज के किसानों, विद्यार्थियों और महिलाओं के मुद्दों को भी उठाया है, जिसकी कि कभी अडवाणी जी हम लोगों से चर्चा करते थे। मैंने तो नहीं सुना, लेकिन वो चर्चा करते थे। एक बार मुझे बताया गया कि विधानसभा के संयुक्त सत्र में तत्कालीन राज्यपाल के 7 मिनट लेट हो जाने पर राज्यपाल संयुक्त सत्र को ज्वाइंट सेशन होता है विधानसभा विधान परिषद का, जिसको प्रारंभ में राज्यपाल को एड्रेस करना होता है, तो राज्यपाल को पहुंचने में 7 मिनट का विलंब हुआ। बिना झिझके और बिना डरे उन्होंने, वेंकैया जी ने अपना असंतोष व्यक्त किया था कि आप 7 मिनट विलंब क्यों होते। यह घटना बताती है उनके लिए समाज, अनुशासन और सदन की गरिमा यह कितनी महत्वपूर्ण रही है। वेंकैया जी ने बचपन से ही ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई चुनौतियों को करीब से देखा है और इन अनुभवों ने उनके मन में गांवों के विकास और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की एक गहरी प्रतिबद्धता भी पैदा की है। इन्हीं अनुभवों ने, यही प्रतिबद्धता उनके सार्वजनिक जीवन में मैंने बराबर देखी है जब से उन्हें मैं देख रहा हूं। साथियों, एक बार विधानसभा में कांग्रेस के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए वेंकैया जी ने कहा था, गांधी जी गेव ए कॉल बैक टू विलेजेस, गांधी जी गेव ए कॉल बैक टू विलेजेस, बट दीज लीडर्स हैव टर्न देयर बैक ऑन विलेजेस। जब वेंकैया जी आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने तो उन्होंने स्वयं गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात भी की, उनकी परेशानियों को समझा और उनकी समस्याओं को लेकर उन्होंने संघर्ष भी किया था।
श्रद्धेय अटल जी की सरकार में वेंकैया जी मंत्री बने। उस समय वेंकैया जी को कई मंत्रालयों का विकल्प दिया गया था, लेकिन वेंकैया जी ने, जानते हैं किस मंत्रालय का चयन किया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय का उन्होंने चयन किया था। गांव और गरीब और किसानों के प्रति उनका प्रतिबद्धता कैसी रही है, इसको दर्शाता है। और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में उन्होंने गांवों की बुनियादी जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया। और 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू करने में यदि अहम भूमिका किसी ने निभाई तो आदरणीय वेंकैया जी ने निभाई। एक कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने कहा था कि अगर गांव तक सड़क नहीं पहुंचेगी तो वीडियो, बीडीओ, डीईओ, डॉक्टर, एक्टर, कलेक्टर, ट्रैक्टर भी गांव तक नहीं पहुंच पाएंगे। वेंकैया जी के गांवों से जुड़ाव का एक और उदाहरण मुझे याद आता है। जब वेंकैया जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती थी। जयंती पर देशव्यापी गांव चलो अभियान की शुरुआत की थी उस समय। इस अवसर पर उन्होंने नेशनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक फिर से गांवों को लौटने का आह्वान किया था। यह कार्यक्रम वेंकैया जी ने ही दिया था। साथियों, वेंकैया जी के व्यक्तित्व की यह खास खूबी यह रही है कि वे गंभीर विषय को भी बहुत ही विट और ह्यूमर के साथ प्रभावी ढंग से रखने की परमात्मा ने उनके अंदर क्षमता दे रखी है। बहुत ही मजाकिया तरीके से, एकदम बिल्कुल सहज अंदाज में, सरल अंदाज में। खासतौर पर उनके वन लाइनर्स तो बहुत ही मशहूर हुए। वन लाइनर्स, आपने कभी उनके भाषण को जिन लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि किस तरीके से। साथियों, इस पुस्तक में आंध्र प्रदेश विधानसभा में उनके एक भाषण का जिक्र है, जो मैंने बाई चांस उसको पन्नों को पलट रहा था देखा। कांग्रेस सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बोलते हुए वेंकैया जी ने पोतना जी के भागवतम की एक कविता का सहारा लिया था। और इस कविता में भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि भगवान विष्णु यहां हैं या वहां नहीं हैं, ऐसा संदेह मत करो, वे सर्वव्यापी हैं, तुम जहां भी खोजोगे वे वहां भी मिलेंगे। वेंकैया जी ने इससे प्रेरणा लेते हुए कहा था कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार यहां है वहां नहीं है, ऐसा संदेह मत करो। कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार सर्वव्यापी है, तुम जहां भी खोजोगे कांग्रेस सरकार में वह भ्रष्टाचार मिलेगा। वेंकैया जी बहुत ही कम शब्दों में लेकिन बहुत ही असरदार तरीके से अपनी बातों को प्रस्तुत करते रहे हैं। एक बार उन्होंने यूपीए का सटीक विश्लेषण करते हुए कहा था, यूपीए जो कांग्रेस अलायंस थी उसका सटीक विश्लेषण करते हुए कहा था, द यूपीए विच वाज डीपीए डिवाइडेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूपीए साथियों, 2007 में जब मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो देश भर में भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों की चिंताएं स्वाभाविक रूप से उस समय सामने आ रही थी। किसानों के हितों की रक्षा के लिए और उनकी परेशानियों को सामने लाने के लिए हमने आदरणीय वेंकैया जी के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी। और वेंकैया जी ने किसानों से उस समय संवाद भी किया, उनकी समस्याओं को साझा किया और इन समस्याओं के लिए समाधान क्या हो सकते हैं यह भी उन्होंने सुझाए थे। इसी तरह 2013 में जब उड़ीसा में फैलिन साइक्लोन से भारी तबाही हुई, तब मैंने वेंकैया जी से बात की और उनसे प्रभावित क्षेत्रों में जाकर स्थिति का जायजा लेने के लिए भी उनसे निवेदन किया। उन्होंने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से जाकर वहां की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। लौटकर उन्होंने लोगों की परेशानियों के बारे में विस्तार से बताया भी था। वहां विस्थापित लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए भी उन्होंने कई अच्छे सुझाव दिए थे। साथियों, 2014 में
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, तब आदरणीय वेंकैया जी कैबिनेट में मेरे वरिष्ठ साथी थे और इस दौरान वेंकैया जी ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। उन्होंने मोदी जी के बहुत सारे विजन्स और योजनाओं को जमीन पर उतारने का बहुत ही शानदार तरीके से काम किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, मैंने बहुत सारी योजनाएं, उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। साथियों, वेंकैया जी मेरी स्मृति में अकेले ऐसे यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ साथ अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी चलाई है। रूरल तो राज्यसभा के सभापति बने तो उन्होंने संसद की गरिमा को बढ़ाया है, यह मैं कह सकता हूं, क्योंकि संसद में बैठकर उनके सदन के संचालन की जो शैली रही है और जिस प्रकार की अपनी प्रतिभा का परिचय देते थे, उसको मैंने देखा है। उनके कार्यकाल में 170 से ज्यादा बिल सदन में पास और डिस्कस हुए और मैं कह सकता हूं कि उनके कार्यकाल में राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 70% बढ़ी और सदन में सदस्यों की प्रायः उपस्थिति भी अच्छी रहती थी। राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्होंने कई कॉलोनियल प्रैक्टिसेस को समाप्त करने का भी काम किया था। जैसे सदन में पेपर टेबल करते समय आई बेग टू ले सच एंड सच पेपर ये पढ़ा जाता है, यह परंपरा थी। वेंकैया जी ने पहले ही दिन कहा था कि नो नीड टू बेग, दिस इज इंडिपेंडेंट इंडिया। बेग माने मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि दिस इज इंडिपेंडेंट, इसके बजाय आई राइज टू ले कहा जाना चाहिए। और इसी तरह उन्होंने हिज एक्सलेंसी जैसे कॉलोनियल शब्द की जगह ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट के प्रयोग को प्रोत्साहित किया था। पहले बोलते थे हिज एक्सलेंसी वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा नहीं, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट यह बोला जाना चाहिए। भारत अब आजाद भारत हो गया है। साथियों, वेंकैया जी ने हमेशा मातृभाषा और भारतीय भाषाओं को सम्मान देने की वकालत की है। जब वो राज्यसभा के सभापति थे तो सदस्यों को पहली बार डोगरी, कोंकणी, कश्मीरी और संथाली भाषा में की इजाजत दी थी। पहले ऐसे सभापति थे राज्यसभा के जिन्होंने की सारी भाषाओं के असमिया, बोडो, गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं का भी कई वर्षों बाद सदन में प्रयोग हुआ था, जब वेंकैया जी हमारे राज्यसभा के सभापति थे। साथियों, सदन में वेंकैया जी के शब्द और वन लाइनर्स अक्सर टेंस माहौल को हल्का कर देते थे। आप लोगों ने पब्लिक मीटिंग्स में भी देखा होगा। जैसे एक बार राज्यसभा में विपक्ष के सदस्य लगातार हंगामा कर रहे थे और सदन में कार्यवाही बार बार वेंकैया जी को स्थगित करनी पड़ी थी। ऐसे में वेंकैया जी ने, जो इनका अंदाज है, उस अपने अंदाज में, एक खास अंदाज में उन्होंने कहा था, माई ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन योर कोऑपरेशन, माई ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन योर कोऑपरेशन, अदरवाइज देयर विल बी सेपरेशन। ऐसे ही एक बार एक सांसद ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया, संसद में पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया। वेंकैया जी ने बहुत ही खास अंदाज में जवाब दिया, देयर इज नो ऑर्डर इन योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर, देयर इज नो ऑर्डर इन योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। साथियों, वेंकैया जी ने उपराष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल पूरा होने पर दी गई जो फेयरवेल स्पीच होती है, उसमें सदस्यों को धैर्य और सहनशीलता से काम करने की सलाह दी थी। उन्होंने अपने खास अंदाज में कहा था कि इफ यू डोंट हैव पेशेंस यू विल बिकम ए पेशेंट। शुरू हुई थी तब भी उन्होंने अपने अंदाज में कहा था कि वह न तो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं न उपराष्ट्रपति, वह केवल उषा के पति ही बनकर खुश रहना चाहते हैं। भाभी जी का नाम उषा है। ऐसे ही जब उनके प्रेसिडेंट बनने की अटकलें लगाई जा रही थी, तब उन्होंने कहा था, आई नेवर एस्पायर टू बी ए प्रेसिडेंट एंड विल नेवर बी कन्फाइंड टू द, नहीं, I never aspired to be the president,
will never become a dissident and will never be confined to the residence. यानी उन्हें प्रेसिडेंट बनने की महत्वाकांक्षा नहीं है, उनका डिसिडेंट बनना संभव ही नहीं है, और सिर्फ रेजिडेंस तक ही वो अपने को सीमित रखने वाले भी नहीं हैं। ये सभी बातें बताती हैं उनके लिए राजनीति का अर्थ केवल जीवन में पद प्राप्त करना नहीं रहा है, बल्कि लोगों की सेवा करना, लोगों के बीच में रहना, उनसे मिलना और उनकी समस्याओं का समाधान करना, यह उनके जीवन का लक्ष्य रहा है। वेंकैया जी के जीवन और उनकी कार्यशैली से एक बात हम सभी को सीखने को मिलती है, और वह है सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा। आजकल राजनीति में पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है, उस पॉलिटिकल डिस्कोर्स की लैंग्वेज में जैसी गिरावट देखने को मिल रही है, वह न केवल साथियों मैं मानता हूं चिंताजनक है, बल्कि बेहद शर्मनाक है। मैं कोई निचले स्तर की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। अभी कुछ ही दिन पहले नेता प्रतिपक्ष ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में अशोभनीय टिप्पणियां की। मैं समझता हूं वो बेहद आपत्तिजनक और निंदनीय है, और सचमुच मैं तो बिल्कुल स्तब्ध था इस सोच के बारे में। संसदीय राजनीति में प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जैसे पद की एक अपनी गरिमा होती है और एक उसकी मर्यादा होती है।